हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर, यानी कि अम्ल क्षारक और लवण के क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं और आज जो है हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे वहां पर हम जो है ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य कथन जो हमारा होता है वहां तक हम कर चुके थे। चलिए तो एक बार जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहला कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस को नीले में चेंज करता है। अब देखो अच्छा, ये रिवाइज करने का क्या मतलब है, जबकि हम क्वेश्चन तो कल कर चुके हैं। रिवाइज करने से इसमें जो दो तीन कॉन्सेप्ट जो इसके बीच में है वो हम जो है यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपको आसानी से आपको आंसर भी जो है याद आ जाएंगे। अब चलिए, अब बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करती है। तो क्या नाइट्रिक एसिड एक एसिड है जो कि एक अम्ल है, वो लाल लिटमस को ब्लू में चेंज करता है? नहीं, जबकि हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में चेंज करते हैं, है ना, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फॉल्स। अगला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH हम बोलते हैं वो एक बेस है। तो वो बेस है तो वो उसका रंग क्या होना चाहिए? अगर वो एक बेस है यानी कि वो एक क्षारक है तो उसका रंग नीला होना चाहिए, यानी कि वो लाल लिटमस को नीले में चेंज करेगा। तो यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं कि नीले लिटमस को लाल में चेंज कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा असत्य कथन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, दोनों उदासीन होते हैं एक दूसरे के साथ और बनता है हमारा लवण और जल। तो ये भी क्या है यहाँ पर, ये सत्य कथन है। आगे इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि सूचक वो पदार्थ हैं जो अम्ल में और क्षारक में अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो क्या सूचक वो पदार्थ होते हैं जो अम्ल में और क्षारक में अलग अलग रंग दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि एसिड में जो है वो लाल रंग दिखाते हैं और बेस में जो है वो नीला रंग दिखाते हैं और न्यूट्रल में कोई रंग नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू यानी कि सत्य कथन है। अगला टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि दांतों में जो सड़न होती है, ठीक है, दांतों में जो सड़न होती है क्या वो क्षारक की प्रेजेंस से होती है, यानी कि क्षारक की वजह से होती है? नहीं, वो जो प्रेजेंस होती है वो होती किस वजह से, यानी कि जब हमारे दांतों में जो सड़न होती है वो होती किस वजह से? देखो एसिड की वजह से, यानी कि अम्ल की वजह से बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है ना, बैक्टीरिया जो है उत्पन्न होते हैं और उन बैक्टीरियाओं के कारण जो है हमारे दांतों में सड़न आती है। तो हो किसके कारण रहा है ये सब? एसिड के कारण, यानी कि अम्ल के कारण हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाता है एक फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि एक गलत स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे कि जब चलिए ये भी हम कर चुके थे। चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि दूरजी हैज अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। अब दूरजी के पास क्या है, कुछ बॉटल्स हैं अपने रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है। अब सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बॉटल्स हैं लेकिन उनमें क्या है, लेबल नहीं लगा हुआ कि कौन सी अम्ल है, कौन सी क्षारक है, कौन सी उदासीन है। तो उनके पास तीन कस्टमर आते हैं, एक को एसिडिक बॉटल चाहिए यानी कि अम्ल वाला सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, एक को क्षारक वाला चाहिए, एक को उदासीन चाहिए। अब वहां पर लेबल नहीं लगा हुआ, तो जो दूरजी है वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हमारी अम्लीय है, कौन सी क्षारकीय है, कौन सी उदासीन है? तो कैसे बताएंगे? पहला, जैसे कि हम जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक क्या एक खाद्य पदार्थ है, तो वो उसे जो है टेस्ट करके यानी कि स्वाद लेकर के बता सकते हैं। तो टेस्ट करके कैसे बता सकते हैं? जिसका स्वाद खट्टा होगा वो अम्ल होंगे, जिसका स्वाद स्वाद कड़वा होगा वो क्षारक होंगे और जिसका कोई स्वाद नहीं होगा वो उदासीन होंगे। ठीक है, एक इस तरीके से। दूसरा, वो इंडिकेटर यानी कि सूचक की मदद से। अब कौन से सूचक को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर? लिटमस की मदद से वो कर सकते हैं। अब कौन सा लिटमस? लाल लिटमस और नीला लिटमस, ठीक है। लाल लिटमस को वो एक एक करके जो है सारे सॉल्यूशन की बूंदे उसमें डालेंगे। जब लाल लिटमस जो है नीला होगा तो यानी कि वो क्या है, हमारा क्षारक है, ठीक है। अब आई नीले लिटमस की बारी। अब नीले लिटमस में भी वो एक एक करके बूंदे डालेंगे। अब जब हमारा जो नीला लिटमस है वो लाल में अगर चेंज हो जाएगा तो यानी कि वो क्या है, हमारा एसिडिक यानी कि अम्लीय सॉफ्ट ड्रिंक होगी, ठीक है। उसके अलावा लाल और नीला दोनों में जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो कैसा होगा हमारा? वो उदासीन होगा। इस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट कर लेगा लाल
नीला और उदासीन यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ड्रिंक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये था। तो आप भी जो है, अगर आपको भी ये क्वेश्चन दिया जाए कि आप किस तरीके से बताएंगे कि कौन सी हमारी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है, तो आप पहला, अगर वो कोई खाने की चीज है तो उसका स्वाद लेकर के आप बता सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो खट्टा है तो एसिडिक है, कड़वा है तो बेसिक है, और अगर उसका कोई स्वाद नहीं है तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर सॉल्टी है तो लवण है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगली चीज, अगर वो खाने की चीज नहीं है तो आप जो है सूचक की मदद से भी उसका जो है प्रकृति बता सकते हैं कि वो जो है अम्लीय प्रकृति की है, क्षारकीय प्रकृति की है या उदासीन प्रकृति की है। ठीक है, तो किस प्रकार, वो हमें पता है कि लाल नीला जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है उसकी मदद से आप जो है, जो हमारे पास उसका एक विलयन आप तैयार कर लें जो हमें चीजें दी गई हैं, और उसकी जो है एक एक बूंदे करके जो है हम अपने लिटमस पेपर में डालेंगे। तो जहां पर लिटमस पेपर जो है लाल हो जाएगा, मतलब नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो गया यानी कि वो एसिड है, लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो गया वो बेस है, और लाल और नीले लिटमस दोनों में ही कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो उदासीन है। तो इस प्रकार जो है हम कर सकते हैं। तो ये हम जो है चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये तीनों, तो ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमें नए क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलिए, पहला प्रश्न है एन एंटासिड एसिड। अच्छा, कल जो है लास्ट में हम ये क्वेश्चन ही कर रहे थे, तो इसको हम जो है थोड़ा बहुत पढ़ पाए थे, हमने इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का सेशन। चलिए, तो पहला, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। यानी कि जब क्या होता है, पेट में जो है एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एंटासिड खाते हैं, एंटासिड टैबलेट। तो क्यों खाते हैं हम एंटासिड टैबलेट जब पेट में एसिडिटी की यानी कि एसिडिटी यानी कि अम्ल ज्यादा बढ़ जाता है। देखो, जब पेट में अम्ल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षारक चाहिए। तो एंटासिड टैबलेट जो होता है उसमें क्षारक होता है, वो क्षारक होता है। ठीक है, जब हमारे पेट में अम्ल है, एंटासिड टैबलेट जिसमें कि क्षारक है, हम वो खाते हैं तो पेट में मिल करके वो क्या बन जाता है, एक उदासीन हो जाता है। उदासीन होने की वजह से जो है हमें आराम मिलता है और ये एसिडिटी के इफेक्ट को भी कम कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी के दौरान क्या होता है कि एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक। पेट में जो है एक्सेस यानी कि ज्यादा मात्रा में एसिड बन जाता है, ज्यादा मात्रा में अम्ल बन जाता है। ठीक है, एंड एंटासिड कंटेन बेस, और जो हमारा एंटासिड होता है उसमें क्षारक होता है, जैसे कि दूध या मैग्नीशिया। ठीक है, दिस बेस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड, और ये जो बेस है हमारा यानी कि ये जो क्षारक है, ये हमारा एसिड यानी कि अम्ल के साथ मिल करके उदासीन हो जाता है और हमें क्या करता है, राहत पहुंचाता है। ठीक है, इसीलिए जो है हम एंटासिड खाते हैं जब भी क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। यानी कि जब चींटी डंक मारती है हमारी त्वचा पे तो हम वहां पर जो है कैलामाइन का विलयन लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं हम कैलामाइन का विलयन जब भी कोई चींटी हमारी स्किन पे यानी कि हमारी त्वचा पे डंक मारती है। देखो, अब चींटी जब हमारी त्वचा पे डंक मारती है तो वहां पर क्या छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल हम जिसे बोलते हैं। तो एक प्रकार का अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन यानी कि कैलामाइन का विलयन जो होता है वो क्षारक प्रकृति का होता है। ठीक है, अब चींटी ने डंक मारा एसिडिक, ठीक है, अम्ल वहां पर छोड़ दिया, फॉर्मिक अम्ल छोड़ दिया, और कैलामाइन जो सॉल्यूशन है वहां पर उसमें होता है हमारा क्षारक। तो उसको हम लगाने से क्या होता है, अम्ल और क्षारक दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और हमें राहत मिल जाती है। ठीक है, यानी कि वो फॉर्मिक एसिड के जो इफेक्ट हुआ है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को कम कर देता है, खत्म कर देता है। चलिए, व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। यानी कि जब कोई चींटी क्या करती है, बाइट करती है, तो वो हमारी त्वचा में क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। तो कैलामाइन विलयन जो हमारे पास है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, और कैसी प्रकृति का होता है, ये क्षारक प्रकृति का होता है। इसीलिए ये हमारी स्किन में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो ये जो है फॉर्मिक एसिड के
प्रभाव को कम कर देता है। क्या कर देता है? फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को खत्म कर देता है और वहां पर उदासीन उदासीन बना देता है ना, एसिड और बेस मिलके उदासीन बन जाते हैं और फॉर्मिक एसिड का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। यानी कि फैक्ट्री से निकलता जो वेस्ट है, ठीक है, जो गंदगी है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, गंदगी निकलती है, उसको न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं? पानी में डालने से पहले। पानी में डालने का अर्थ क्या है यहाँ पर? वाटर बॉडीज जैसे कि हमारा समुद्र है, तालाब है, ठीक है, नदियां हैं, तो उनमें जो है हम फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम वाटर बॉडीज में डालते हैं इस वेस्ट को तो न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं? न्यूट्रलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम डायरेक्ट क्यों नहीं डाल देते? देखो, जो फैक्ट्री से वेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अगर हम मान लें ये क्या है? फैक्ट्रीज है, यहाँ से जो निकलने वाला क्या है? वेस्ट है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनसे क्या आ रहा है? जो वेस्ट निकल रहा है, इसको अगर हम डायरेक्ट ही किसी वाटर बॉडी यानी कि तालाब या नदी या किसी समुद्र में डायरेक्ट अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु है, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वेस्ट में क्या होता है? अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा अम्लीय होता है ये, इसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये एसिड अगर डायरेक्टली कहाँ जाएगा? डायरेक्टली अगर ये पानी में जाएगा तो क्या होगा? जितने भी हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे पौधे भी रहते हैं पानी के अंदर, है ना, वाटर बॉडीज के साथ 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 क्या रहते हैं? प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, हमारे अलग अलग जीव जंतु भी रहते हैं और पौधे भी रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है? इसीलिए जो यहाँ से वेस्ट आ रहा है इसको पहले यहाँ पर इसके साथ क्या मिला दिया जाता है? क्षारक भी इसके साथ यहाँ पर मिला दिया जाता है और इसको क्या बना दिया जाता है? उदासीन उदासीन बना करके फिर जो है इसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये उदासीन हो गया। अब ये जो अम्लीय प्रकृति का था, इसमें अम्ल था बहुत ज्यादा, हमने यहाँ पर क्षारक मिला करके इसको क्या बना दिया? उदासीन बना करके फिर हमने इसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया। अब जो है वाटर में हमारी जो भी क्या है, पानी में जो भी हमारे जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उनमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर दीज वेस्ट वर थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज। अगर ये सारी ही डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज में इसे छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। एक्वेटिव लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हेंस these waste are neutralized with basic chemical। इसीलिए इनको बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडी, इसीलिए इनको वाटर बॉडीज में छोड़ने से बिफोर यानी कि पहले, वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले इनको क्या किया जाता है? बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी कि इनमें बेस मिलाया जाता है और इनको न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन किया जाता है, जिस वजह से ये किसी के लिए भी क्या ना रहे? हार्मफुल या हानिकारक ना रहे। ठीक है, तो यानी कि इनके जो हानिकारक प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए इनको उदासीन करना पड़ता है। फिर जो है हम इनको वाटर बॉडीज यानी कि जो हमारे नदियां हैं या समुद्र है वहां इनको छोड़ सकते हैं। तो चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के नए क्वेश्चन आंसर्स में। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न है हमारे पास, थ्री लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको जो है तीन जो है द्रव दिए जाते हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम HCl बोलते हैं। दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH बोलते हैं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर है चीनी का विलयन।
तीन चीजें हमें दिए गई हैं, 3 विलयन हमें दिए गए हैं। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास चीनी का विलयन यानी कि शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अब आप जो है इन तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये कौन सी प्रकृति का है, यानी कि इनमें से जो है अम्लीय प्रकृति का कौन है, क्षारकीय प्रकृति का कौन है और उदासीन प्रकृति का कौन है, कैसे बताएंगे आप। और यहाँ पर जो है आपको एक कंडीशन दी गई है, तो वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर यानी कि हल्दी का सूचक, सिर्फ आपके पास यहाँ पर हल्दी का सूचक है। ठीक है, सिर्फ आपके पास क्या है, हल्दी का सूचक है, इसके अलावा आपके पास कोई लिटमस पेपर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताइए, कैसे बताएंगे। पहले आप खुद सोचिए कि अगर आपको 3 सॉल्यूशन अभी तक यहाँ तक अगर हम पहुंचे हैं चैप्टर के, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन आंसर की तरफ अगर हम पहुंचे हैं, यानी कि हम पहले जो है काफी क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, काफी प्रयोग हम देख चुके हैं, हल्दी के सूचक से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लिटमस से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, गुड़हल का जो सूचक होता है उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि किस तरीके से जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से हम बता पाएंगे कि जो है कौन सा इसकी क्या प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति का है, क्षारकीय प्रकृति का, ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है या तो आपको खुद से आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, सोचिए पहले किस तरीके से करेंगे, फिर हम देखते हैं जो है किस तरीके से इसका उत्तर हम देंगे। चलिए, वी विल पुट अ ड्रॉप each of hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution on the turmeric indicator। अब हम क्या करेंगे, तीनों की बूंदे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और शुगर सॉल्यूशन की, क्या एक एक बूंदे किसके ऊपर डालेंगे, टर्मरिक इंडिकेटर यानी कि हल्दी के सूचक के ऊपर एक एक बूंदे डालेंगे। ठीक है, किसकी एक एक बूंदे डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और चीनी के विलयन की एक एक बूंदे डालेंगे हल्दी के सूचक के ऊपर। ठीक है, द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड इज बेसिक इन नेचर। अब जैसे कि हमें पता है जो हल्दी का सूचक होता है उसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो अगर जहां पर अगर हम तीनों बूंदे डालेंगे एक एक करके, जहां पर जो है इसका रंग जो है वो लाल होगा, इसका मतलब क्या है, जहां पर जो है लाल येलो से लाल रंग होगा, इसका मतलब है वो है हमारा क्षारकीय प्रकृति का, उसका कैसा प्रकृति का है, क्षारकीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, तो हमने जब बूंदे डाली तो हमने क्या देखा कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालते हैं हमारे येलो टर्मरिक पेपर पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वो किस में चेंज हो गया, वो लाल रंग का चेंज हो गया। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, हमारा एक क्षारक है। देखो, अब ये था हमारा टर्मरिक इंडिकेटर, येलो रंग का है, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और शुगर सॉल्यूशन डाला। तो जब हमने यहाँ पर देखा तो रंग चेंज हुआ लाल में, इसका मतलब ये क्या था, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH था। ये बात तो हो गई बेस की, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि क्षारक की। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन का क्या हुआ, की तरफ बढ़ते हैं। Now we will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of other two liquids separately। अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक ड्रॉप डालेंगे अदर लिक्विड में अलग अलग करके। We will put the drop of these mixture on turmeric paper। अब हम इन ड्रॉप को कहाँ डालेंगे, टर्मरिक पेपर के ऊपर डालेंगे। The drop will change the color of turmeric indicator to red contain sugar। अब जिसका रंग जो है लाल हो जाएगा उसका मतलब क्या है, उसमें शुगर सॉल्यूशन यानी कि चीनी का विलयन है। जबकि दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। यहां पर हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस है उसके साथ दो लिक्विड बनाए इस तरीके से। अब इसमें क्या है, हमारा NaOH तो है ही, साथ में क्या है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारा NaOH है ही, साथ में क्या है, HCl।
ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो पता चल गया था। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या लिया, पेपर लिया था। ठीक है, जो कैसे रंग का था, येलो रंग का था। यहाँ पर हमने जब क्या डाला, NaOH डाला, तो इसका रंग क्या चेंज हो गया, रेड चेंज हो गया, जिससे हमें पता चल गया ये क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, यानी कि क्षारक है। ठीक है, अब बारी आती है, अब इसके बारे में तो हमें पता चल गया, अब बारी आती है HCl की और शुगर सॉल्यूशन की। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब में NaOH का सॉल्यूशन लिया, इसमें भी NaOH है, इसमें भी NaOH है, पर इसमें डाल दिया शुगर सॉल्यूशन और इसमें डाल दिया HCl। ठीक है, अब NaOH के साथ जब हमने शुगर सॉल्यूशन डाला तो ये कैसी, इसकी प्रकृति कैसे हो गई, बेसिक प्रकृति का हो गया। ये क्या प्रकृति हो गई इसकी, बेसिक, यानी कि क्षारक प्रकृति का ये हो गया। जब ये क्षारक प्रकृति का हो गया तो इस सॉल्यूशन को, अब अगर हम इस सॉल्यूशन को हम किसी टर्मरिक पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसका रंग भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसका रंग भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इससे हम क्या पता लगाएंगे कि जो अगला सॉल्यूशन हमारा है वो क्या है, वो है शुगर सॉल्यूशन, जो कि क्या है, जिसका नेचर क्या है, जिसका नेचर उदासीन है, यानी कि ये है न्यूट्रल नेचर का। कैसे नेचर का, न्यूट्रल नेचर का। तो यहाँ पर अब हमने दो का पता लगा लिया। अब हमने NaOH के बारे में जान लिया कि NaOH हमारा बेसिक नेचर का है, साथ ही शुगर सॉल्यूशन वो क्या है हमारा, वो हमारा न्यूट्रल नेचर का है। अब बारी आती है HCl की। अब देखो, जब हमने NaOH के साथ HCl मिलाया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम इसे किसी येलो टर्मरिक पेपर के ऊपर डालेंगे तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्या होगा, इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इससे हम क्या जानते हैं, ये क्या होगा, हमारा एसिड होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, यानी कि जो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करेगी, दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिली तो उसने क्या बनाया, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाया, जिसने कि इसका कलर चेंज नहीं किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसे नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको हमने जो है डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने प्रश्न किया, ये जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रकार ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुगर सॉल्यूशन का जब हम मिक्सचर बनाया, उसको टर्मरिक पेपर के ऊपर डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जहां पर कलर में चेंज होगा वो हमारा शुगर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दो हमने यहाँ पे मिक्सचर बनाया था, टर्मरिक पेपर में हम डालते हैं, तो जहां पर जो है कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है, ये न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, जहां पर जो है कलर चेंज होगा, ठीक है, रेड हो जाएगा। अब जो हमारा येलो टर्मरिक पेपर था, रेड हो जाएगा, यानी कि जो हमारा हल्दी का सूचक था वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका मतलब है वो हमारा क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार भी जो है आप इसको भी नोट कर सकते हैं, इससे भी जो क्या है आपको इजी हो जाएगा समझने में। चलिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। अब नीले लिटमस पेपर को हमने एक विलियन में डुबोया। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को हमने एक विलियन में डुबोया, इट रिमेन्स ब्लू, और ये नीला ही रहा। जब नीले लिटमस पेपर को हमने एक सॉल्यूशन में डुबोया तो ये नीला ही रहा। तो इस सॉल्यूशन की जो प्रकृति है वो क्या होगी, इसको जरा हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो, अगर हमारे पास नीला लिटमस पेपर है, तो अगर हमने उसको किसी विलियन में डुबोया तो वो नीला ही है। तो इससे हमें दो बातें पता चलती हैं कि या तो वो जो विलियन है, या तो वो क्या है हमारा, या तो वो क्षारक प्रकृति का ही है, क्योंकि अगर वो क्षारक है तो वो नीले लिटमस पेपर को नीला ही रहने देगा। ठीक है, दूसरी बात कि हो सकता है वो क्या हो, उदासीन प्रकृति का हो।
क्योंकि अगर वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल प्रकृति का है, न्यूट्रल नेचर का है, तो भी क्या होगा, तो भी वो नीले लिटमस पेपर को नीला ही रखेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको पढ़ते हैं। वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा या अभी मैंने आपको बताया कि जो बेसिक यानी कि क्षारकीय और उदासीन विलयन होते हैं वो नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते। ठीक है, यानी कि जो क्षारक प्रकृति के और उदासीन प्रकृति के विलयन होते हैं वो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते। सिंस ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन यानी कि जो नीला लिटमस पेपर है वो नीला ही रहता है विलयन में डूबने के बाद। इसका मतलब है जो विलयन हमारे पास है इधर बेसिक और न्यूट्रल, या तो वो क्षारक प्रकृति का है या तो वो उदासीन प्रकृति का है। ठीक है, चलिए अब कैसे जानेंगे हम कि वो क्षारक प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। अब इस प्रकार हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला, अब वो ब्लू ही रहा। अब इसके दो भेद हो सकते हैं, अब इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो ये क्या होगा, क्षारक होगा, है ना, या तो ये क्षारक प्रकृति का होगा या तो ये उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक सॉल्यूशन था, या तो ये क्षारक प्रकृति का होगा या तो उदासीन प्रकृति का होगा। क्योंकि यहाँ पर जो नीला लिटमस पेपर है इस तरीके से होता है हमारा नीला लिटमस पेपर। यानी कि जो हमारा नीला लिटमस है वो नीला ही रहा, या तो वो क्षारक है या उदासीन है। अब हम कैसे जानेंगे इसको, इसको हम एक तरीके से जान सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसको जो है लाल लिटमस पेपर पे इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, इस सॉल्यूशन की बूंदे जो है इस तरीके से, जो हमारा लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस में इस सॉल्यूशन की बूंदे डालेंगे। अगर हम इसमें लाल लिटमस में डालेंगे तो लाल लिटमस क्या हो जाएगा, देखो, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर। अब इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदों को जो है लाल लिटमस पेपर पे डालिए। इफ इट टर्न्स ब्लू, अगर ये जो लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है, अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो इसका मतलब तो ये क्या है, हमारा क्षारक है। और अगर ये लाल लिटमस लाल का लाल ही रहता है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा उदासीन है। ठीक है, अगर ये नीला नहीं होता, लाल का लाल ही रहेगा सॉल्यूशन डालने के बाद भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा उदासीन विलयन है। ठीक है, देन द एबव, इफ इट टर्न्स ब्लू, अगर ये नीला परिवर्तित होता है या नीला नीला अगर ये रंग बताता है तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन क्या है, हमारा क्षारक प्रकृति का है। एंड इफ नो कलर चेंज, और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता, लाल का लाल ही रहता है, तो देन इट इज न्यूट्रल, तो तब ये क्या है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि उदासीन सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि कोई अगर सॉल्यूशन दिया गया है उसमें अगर नीला लिटमस नीला ही है तो क्या उस सॉल्यूशन का, उस विलयन का नेचर होगा, प्रकृति होगी। तो यहाँ पर हमने उसकी दो प्रकृति हो सकती है, या तो वो क्षारक प्रकृति का होगा या तो वो उदासीन प्रकृति का होगा। इसको भी जो है हम आगे बता सकते हैं कि हम रेड लिटमस पे इस विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे, और रेड लिटमस अगर नीला हुआ तो क्षारक प्रकृति का है, और रेड लिटमस अगर रेड ही रहा तो उदासीन प्रकृति का है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम हमारा जो 11th क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो इसे आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए तो ये है 10th क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो आप मुझसे जो है अच्छे से पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। एसिड और बेस सारे इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं क्या, सारे जितने भी हमारे सूचक होते हैं, तो जो हमारे अम्ल और क्षारक होते हैं, सारे इंडिकेटर यानी कि सारे सूचकों का रंग परिवर्तित करते हैं? नहीं, सारे सूचकों का रंग परिवर्तित नहीं करते।
ठीक है। जैसे अगर हम हल्दी के इंडिकेटर की बात करें, यानी कि हल्दी का जो सूचक है हमारा उसकी बात करें, तो वहां पर जो है काफी डिफरेंट जो है चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, अगर कोई सूचक जो है अम्ल के साथ रंग में परिवर्तित कर रहा है, यानी कि अम्ल के साथ जो है रंग अपना बदल रहा है, तो इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस, तो वो बेस के साथ जो है अपना रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर कोई सूचक एसिड के साथ रंग बदल रहा है तो बेस के साथ रंग नहीं बदलेगा। क्या ये सही से हमारा स्टेटमेंट है? नहीं। देखो, अगर कोई एसिड के साथ रंग बदल रहा है तो वो बेस के साथ भी रंग बदल सकता है। जैसे हमने फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर हमारे पास था, तो वो एसिड के साथ भी रंग बदलेगा। एसिड के साथ क्या कर रहा था? वो रंग चेंज कर रहा था, मर्जेंटा कर रहा था, और बेस के साथ भी रंग चेंज करके जो है वो कहाँ पे ग्रीन रंग वहां पर दिखा रहा था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस, अगर कोई इंडिकेटर जो है क्षारक के साथ अपना रंग चेंज, क्षारक के साथ जो है अलग रंग दिखा रहा है, तो इट डज नॉट चेंज विद एन एसिड, तो एसिड के साथ नहीं दिखाएगा, अम्ल के साथ नहीं दिखाएगा। अगर क्षारक के साथ दिखा रहा है तो ये स्टेटमेंट और ऊपर वाला स्टेटमेंट लगभग सेम है। यहाँ पर ऊपर में बोला गया था कि एसिड के साथ अगर दिखाएगा तो बेस के साथ नहीं दिखाएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेस के साथ दिखाएगा तो एसिड के साथ नहीं दिखाएगा, तो वही बात है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब हमने फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर देखा तो वो एसिड के साथ भी कलर चेंज कर रहा था और बेस के साथ भी कलर चेंज कर रहा था। ठीक है, उसके अलावा हमने जब हमने गुड़हल का पुष्प के इंडिकेटर देखा था तो वहां पर भी क्या था? कलर चेंज हो रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब कलर का चेंज होना या ना होना, कलर का जो चेंज होता है, कलर अगर चेंज होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पूरी तरीके से जो है सूचक के ऊपर होती है ये बात। ठीक है, अगर हमने हल्दी का इंडिकेटर लिया है तो वहां पर कलर चेंज होगा या नहीं होगा, वो हल्दी के इंडिकेटर की अपनी अलग बात होती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लिटमस लेते हैं तो लिटमस में अलग होता है। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर अगर हम लेते हैं जो हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, तो उसमें जो है अलग चीजें होती हैं। और जबकि हम गुड़हल के पुष्प का इंडिकेटर लेते हैं, सूचक लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? अलग होता है। यानी कि एसिड और बेस का कलर चेंज होना, यानी कि अम्ल और क्षारक का कलर का चेंज होना उसके सूचक पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस है। ये हमारा क्या है? करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि सच में ही तो ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इंडिकेटर हमारे सूचक पे ही डिपेंड करता है कि एसिड और बेस का कलर चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर है ओनली डी इज करेक्ट। यहाँ पर होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त। चलिए, तो अब आप जो है ये चैप्टर अब हो चुका है खत्म, और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस भी हमने कर लिया है। तो अब आप जो है घर जाकर के इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। और आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई परेशानी होती है, कोई आंसर समझ में नहीं आता या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे जो है आराम से बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।